अगेन। आई नो मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो लेक्चर्स वापस लेकर आ रहा हूँ, सो आई एम वेरी मच सॉरी फॉर द डिले, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। आई विल मेक श्योर कि वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड होते रहेंगे। चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप लोगों ने पार्ट 4 ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वीडियोस देख लीजिए, और जो आपका काम था वो कंटिन्यू रखना है। अभी भी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा कि वीडियोस कैसे लगे आपको, ठीक है। सो पार्ट 4 में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिस्कस किया था स्टेप नंबर 1, राइट। और स्टेप नंबर 1 क्या था, क्विकली हम लोग पहले रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। स्टेप 1 क्या था मेरा, थोड़ा चेंज करते हैं, तो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। ये मेरा स्टेप 1 था, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। ये मैं फिर से एक रिवीजन आपको दिखा रहा हूँ, राइट। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए दो रास्ते हैं। एक, या तो आपको एग्जांपल में नेट प्रॉफिट दिया होगा एज योर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, प्रॉफिट लिखा होगा एज योर स्टार्टिंग पॉइंट, या तो सरप्लस दिया होगा। दीज आर दी टू वेज जिससे आप लोग एग्जांपल स्टार्ट कर सकते हैं, या तो नेट प्रॉफिट से या तो दूसरा सरप्लस से। मान लो अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया है तो उसमें भी दो चीजें होंगी, या तो आपको बिफोर टैक्स दिया होगा या तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर नेट प्रॉफिट और सरप्लस में डिफरेंशिएशन क्या है। सो सरप्लस इज बेसिकली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट जब मैं एप्रोप्रिएट कर लेता हूँ, मतलब कि नेट प्रॉफिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में, उसको मैं फिर इट इज ट्रांसफर टू सरप्लस, जो हम लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं एज रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो दिस इज बेसिकली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब अगर आपको बिफोर टैक्स दिया है तो आपको स्टेप्स क्या हो जाएंगे, ये आपके शॉर्टकट से, इससे आपको इजीली याद रह जाएगा। लेस क्या करना है आपको, ER एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड, ठीक है, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, या तो आपको इजीली याद रखना हो तो PERE, P stands for provision for tax current year, E extraordinary items debited, R stands for refund of income tax and extraordinary items credited। ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग इसका पूरा वीडियो पार्ट 4 वाला वीडियो फिर से देख सकते हैं, इसमें सारे डिटेल्स मैंने कवर किए हुए हैं। अब अगर आपको आफ्टर टैक्स दिया है, इट मीन्स के प्रोविजन की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, तो मुझे प्रोविजन को क्या करना है, रिमूव कर देना है। मतलब कि मुझे ऐड क्या करना है, सिर्फ ई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और लेस आरई, तो इसमें सिर्फ ERE होगा अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है तो PERE, ठीक है। ऐड क्या करना है, PE प्रोविजन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड, लेस क्या करना है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड, क्लियर। अब दूसरा जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है दैट इज सरप्लस, जो मेजॉरिटी एग्जांपल्स में दिया जाता है, ठीक है। सो सरप्लस के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करना पड़ेगा सबसे पहले। सरप्लस आपको 2 साल का दिया होगा, लेट्स से 2019 2018, कोई भी 2 साल का हो सकता है, ठीक है। तो 2 साल का आपको क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करके पहले अमाउंट डिराइव करना है, ओके। फिर वापस से ऐड PPTIE, ये मेरा शॉर्टकट जो मैंने बोला था, और लेस क्या करना है, RE। P स्टैंड्स फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, राइट। ये क्या लेना है आपको, करंट ईयर, CY स्टैंड्स फॉर करंट ईयर, देन प्रपोज्ड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग ईयर, ठीक है। इसमें जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं स्टूडेंट्स को। प्रपोज्ड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर लेना है, ओके। सो यूजुअली अजम्पशन क्या होता है कि जो मेरा प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा, राइट, प्रीवियस ईयर में जो मैंने प्रपोज्ड डिविडेंड दिया होगा वो मैं इस साल पे करने वाला हूँ। सो यूजुअली इट इज टेकन ऑफ द प्रीवियस ईयर,
आपको एग्जाम्पल में मेंशन किया होगा, तो यहाँ जरूर ध्यान रखिएगा प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर लेना है। देन ट्रांसफर टू रिजर्व्स, राइट, जैसे कि मैंने बोला था कि सरप्लस मतलब कि आपने प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कर दिया है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो आपने रिजर्व्स में भी ट्रांसफर किया होगा, तो वो भी मुझे वापस प्लस करना पड़ेगा। देन इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड मतलब कि जो आपने साल के बीच में पे किया होगा, दैट इज बेसिकली नोन एज इंटरिम डिविडेंड। E again stands for extraordinary items debited, right? R और E same, refund of income tax, ये भी आपको एग्जाम्पल में मेंशन किया होगा, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड। तो ये सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये पूरा रिवीजन मैंने करवा दिया है, दिस इज द क्विक रिवीजन। अगर आप लोगों ने आगे का वीडियो नहीं देखा तो आप लोग इसे भी रिफर कर सकते हो। दिस इज द वेरी easiest you can say method or the format to remember step 1. Clear guys? चलिए फ्रेंड्स, आई होप यू आर क्लियर विद स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 1 में हमें क्या मिला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। स्टेप 2, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ये आपका हो गया स्टेप 2। स्टेप 1 में मुझे नेट प्रॉफिट मिला, स्टेप 2 में मुझे क्या ढूंढना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढना है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये मैंने रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में भी समझाया हुआ था। वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली योर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में कौन से चेंजेस हो रहे हैं ये मुझे एक्सप्लेन करना है, राइट। दैट विल कवर अप इन द नेक्स्ट स्टेप। अभी के लिए समझ लीजिए हमें स्टेप 2 में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे क्या ढूंढना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो मेरे जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, तो मैं वो स्टेप्स में क्या करूंगा कि जो नॉन ऑपरेटिंग चीज है उसको मुझे एलिमिनेट करना है। क्या करना है, एलिमिनेट करना है, मतलब कि उसकी इफेक्ट को हमें नलीफाई कर देना है। ओके, सो इसके लिए वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें प्लस करनी पड़ेगी, कुछ चीजें माइनस करनी पड़ेगी। और ये आप लोग किसमें करने वाले हो, जो आपको नेट प्रॉफिट मिला है, राइट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, राइट, एज पर स्टेप 1। तो मुझे स्टेप 1 में जो नेट प्रॉफिट मिला है उसमें मुझे प्लस और माइनस करना है। अब प्लस क्या करना है, यहाँ पे भी मैंने एक शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है जो आपको इजी रहेगा एग्जाम के वक्त चीजें याद करने में। आपको प्लस करना है DIIAL, जिसे मैं बोलता हूँ डायल, ठीक है, और लेस करना है DRDIG, डॉक्टर डी। ठीक है, अब ये चीजें है क्या, राइट, हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि ये चीजें हमें क्यों वापस प्लस करनी है। सबसे पहले D stands for डेप्रिसिएशन, D stands for डेप्रिसिएशन। अब मैंने क्या बोला था कि मुझे स्टेप 2 में क्या चाहिए भैया, मुझे तो नेट प्रॉफिट, सॉरी मुझे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो मुझे नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, मुझे उनको ऐड करना ही नहीं है, वो झंझट ही नहीं चाहिए मुझे, राइट। सो आपको जितने भी नॉन कैश आइटम्स है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उन सभी को प्लस और माइनस कर देना है, सिंपल, राइट। तो आपका स्टेप 2 खत्म हो जाएगा। अब लेते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश है ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। क्या होगा डेप्रिसिएशन, सोचो, राइट। डेप्रिसिएशन हम लोग किसी को कैश में पे करते हैं, अगर मैं अपने एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ, सो इज देयर एनी कैश ट्रांसफर, इज देयर एनी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जो हमने चैप्टर के बिगनिंग में पढ़ा था, नहीं है, राइट। सो इट इज बेसिकली अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, इसलिए मुझे इसको यहाँ पे वापस प्लस करना है। क्लियर गाइस, तो ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट वाला, ओके। इसमें मुझे डेप्रिसिएशन प्लस करना है। नाउ I stands for इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स,
इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, बोरोइंग्स की मतलब कि जो पैसा हमने बिजनेस के लिए लिया होगा, उधार पे लिया होगा, ठीक है। इसमें शॉर्ट टर्म भी आ सकता है, लॉन्ग टर्म भी आ सकता है, डिबेंचर्स भी आ सकता है, क्लियर। अब इसे हम लोग क्यों प्लस करते हैं? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स इज रिलेटेड टू माय फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। ये हम लोग चैप्टर के बिगनिंग में ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर की है, राइट, कि कौन सी एक्टिविटीज कहाँ पे फॉल होती है। सो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स ये आपको याद रखना है, इट इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसलिए मुझे यहाँ पे इसको प्लस करना है। क्यों प्लस करना है? क्योंकि मुझे सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की किसी चीज को लेना देना ही नहीं है। चलो हम उसको लात मार देते हैं, राइट, तो इसे यहाँ पे वापस प्लस कर देना है। देन सेकेंड आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन, लेट्स से कैश क्रेडिट एंड लोन्स, ठीक है। सीसी मतलब कि कैश क्रेडिट, इट इज अ टाइप ऑफ टर्म लोन यू कैन से। तो जो भी हमने बैंक से बोरोइंग्स किया है, अगेन दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसे भी वापस प्लस कर दो। देन इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये बोला कि सर ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सेल्स, डेटा जाएगा। लेकिन इंक्रीज इन प्रोविजन क्या है? इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब भी इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन क्या है? दिस इज अ नॉन कैश आइटम, ठीक है। हम लोग प्रोविजन कभी कैश में कुछ कन्वर्ट नहीं करते, ओके। सो देयर इज नो कैश इनफ्लो आउटफ्लो, तो इसे भी मुझे प्लस करना है। ए स्टैंड्स फॉर एमोर्टाइजेशन, ए स्टैंड्स फॉर अमोर्टाइजेशन, ठीक है। अब अमोर्टाइजेशन किस पे लगता है? अमोर्टाइजेशन याद रखना, इट इज ऑलवेज ऑन इनटेंजिबल एसेट्स। डेप्रिसिएशन जो हमारा है दैट इज ऑन टेंजिबल एसेट्स, अमोर्टाइजेशन इज ऑन इनटेंजिबल एसेट्स, मतलब कि गुडविल हो गया, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है। इन सारी चीजों पे अमोर्टाइजेशन लगेगा। तो अमोर्टाइजेशन भी क्या है? नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो इसे भी वापस प्लस करना है, राइट। अब आप सोचोगे नॉन कैश क्यों प्लस कर रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली वी आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, राइट, तो इसलिए हम इसको वापस प्लस कर रहे हैं। और अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुझे चाहिए, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हम लोग वापस प्लस कर रहे हैं। एंड लास्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स के बारे में मैंने समझाया था कि सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दिस आर ऑल रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है। तो जो भी लॉस है, प्रॉफिट है, राइट, ये सारी चीजें हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको वापस प्लस करना है, क्लियर। सो दिस इज योर शॉर्टकट DIIAL, दैट इज डायल। D स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन, हो गया आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, it is related to your financing activity, so it is a non operating, sorry, depreciation non cash expenditure है। interest on cash credit या तो loans, again it is related to financing activity। increasing provision non cash expenditure है आपका। amortization, it is also non cash expenditure। and loss on sale of fixed assets, it is non operating expense, इसलिए हम लोग ये सारी चीजें यहाँ पे प्लस करते हैं। clear guys? चलिए अब लेस वाली आइटम्स देखते हैं। DR, DIG, डॉक्टर डिक, ठीक है। D स्टैंड्स फॉर डिविडेंड इनकम, D स्टैंड्स फॉर डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड इनकम हम लोग क्यों माइनस करते हैं? बिकॉज डिविडेंड इनकम इज रिलेटेड टू योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा और वहां से मुझे डिविडेंड मिल रहा है, सो इट इज बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। हम लोग ऐड क्या करते हैं? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। हमने प्लस क्या किया? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हम लोग लेस क्या कर रहे हैं? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। हम लोग
लेस क्या कर रहा है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. सो डिविडेंड इनकम इज बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग है क्योंकि वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसको माइनस कर देना है, राइट. देन आर स्टैंड्स फॉर रेंटल इनकम, राइट, या तो रेंट इनकम भी बोल सकते हो. रेंट इनकम अगेन कहीं पे मैंने लेट्स से कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज किया है, वहां से मुझे रेंट मिल रहा है, सो दैट इज रिलेटेड टू माय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उससे भी मुझे यहाँ पे वापस माइनस कर देना पड़ेगा. ठीक है. डी स्टैंड्स फॉर डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. जैसे यहाँ पे इंक्रीज इन प्रोविजन था, वैसे यहाँ डी स्टैंड्स फॉर डिक्रीज इन प्रोविजन. अगेन डिक्रीज इन प्रोविजन इज अ नॉन कैश इनकम. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ेगा. आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट इनकम. अब इंटरेस्ट भी आपको कब मिलता है, जब आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा. सो अगेन इट फॉल्स इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सो इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, से भी माइनस कर देंगे. एंड लास्ट इज जी. जी स्टैंड्स फॉर गेन, या तो आप बोल सकते हो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है, प्रॉफिट या तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स था, ठीक है, विच इज माय नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वैसे ही गेन या तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, दैट इज आल्सो माय नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो इसलिए मुझे माइनस कर देना है. क्लियर. तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसमें हमने डायल वाली आइटम्स को प्लस किया, डॉक्टर डी वाली आइटम्स को माइनस किया. अब आपको जो प्रॉफिट मिला, दैट इज बेसिकली योर स्टेप 2, विच इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, which is your operating profit before, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ WC, वर्किंग कैपिटल चेंजेस. तो यहाँ पे आपका ये स्टेप खत्म हो रहा है. क्लियर गाइस. यहाँ पे कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि आपको क्या डाउट है. और ये चार्ट आपको बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम के वक्त याद रखने में, क्योंकि स्टूडेंट्स में क्या होता है कि वो लोग आइटम्स याद नहीं रख सकते, वो लोग भूल जाते हैं कि कौन से आइटम्स को प्लस करना है और कौन सी चीजों को माइनस करना है. So it will be easier for you. I hope guys you are clear with this step 2 of the cash flow statement. ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना. थैंक यू.